एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो में इतने प्यारे कमेंट किए। पर गाइस आप मेरी परेशानी समझ नहीं पा रहे हो अच्छे से। पहली चीज़, मैं कोई यूट्यूब छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा आप लोगों से फीडबैक चाहती हूँ एज अ क्रिटिक्स। जब कोई मूवी आती है तो कुछ लोग होते हैं जो उसके बारे में पॉजिटिव बताते हैं, कुछ बताते हैं कि आपने ये मिस्टेक करी है, इस पर आपको काम करना चाहिए। मैं उस वे में आपसे एक फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह हेल्प चाहती हूँ। गाइस मैं 1 साल से हूँ यूट्यूब पे। मेरे व्यूअर्स देखो, मेरे सब्सक्राइबर देखो, सिर्फ 2,500। गाइस आपको पता है, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा मुझे अटकती है। लोग कहते हैं मेरी स्टोरी अलग है, डिफरेंट है, पर उसके बावजूद मुझे व्यूज़ नहीं मिलते। मेरे कोई भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। 2,500 मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं मांगती। मेरे साथ के टाइम पे जिन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की है उनके 5,000, 6,000, 8,000 तक पहुंच गए। मैं कंपैरिजन में नहीं कह रही, बट मैं ग्रोथ के हिसाब से कह रही हूँ कि चलो मैं 8 नहीं तो कम से कम मैं 4 तक तो कर सकती थी ना। पर मैं 2.5 पे हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझ में प्रॉब्लम है। मेरी स्टोरी, मेरी वीडियोस, मेरी आवाज़, मेरी स्टोरी टेलिंग, कुछ तो है जो शायद आज सही नहीं है। शायद इसी कारण लोग मेरी स्टोरीज देखना पसंद नहीं करते। कुछ है जो मैं गड़बड़ कर रही हूँ। मैं उस केस में आपकी हेल्प चाहती हूँ। आप मुझे जेन्युइन फीडबैक दो, जो आपको मेरे अंदर कमी लगे, आज मुझे वो जाननी है। और आप लोग प्लीज़ मुझे वो बताओगे। अगर आपने नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ और वेरी गुड पार्ट इस टाइप का लिखा ना, तो गाइज मैं सच बता रही हूँ, मैं गुस्सा हो जाऊँगी आप लोगों से। और फिर आपको पता चलेगा जब मैं नेक्स्ट पार्ट 1 वीक में 1 लाऊंगी। हाँ, अगर आज मुझे अच्छा फीडबैक वाले कमेंट नहीं मिले तो मैं 1 वीक में सिर्फ 1 पार्ट लाया करूँगी। मैं पर डे वाले वीडियोस ख़त्म ही कर दूँगी। अब आप लोगों के ऊपर है। आप चाहते हो आपकी दीदी कहते हो ना, आप मुझे, आपकी दीदी इंकरेजमेंट के साथ काम करती रहे, अपने ऊपर वर्क करे, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी देर से मैं बोल रही हूँ, पर आप मेरी फैमिली हो तो मैं आपसे क्लियरली और फेस टू फेस बात करना पसंद करती हूँ। शुगर कोटिंग करके मुझे बातें बोलनी नहीं आती। मैं जैसा फील करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, मैं खुश होती हूँ मैं बता देती हूँ, मैं अपसेट होती हूँ मैं बता देती हूँ। अब जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आप में से वो लोग जो शायद ऑलरेडी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, खुद के मतलब आप लोगों को खुद के चैनल है और आप मेरी वीडियो देखते हो, आज की वीडियो सुन रहे हो, तो आप लोग भी मुझे बताइए कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। आई होप आज सारी की सारी मेरी टीम मेरी बात को समझेगी। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कहीं ना कहीं 12 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में बहुत लोगों को पता चल गया, जिनमें से एक अब जंचा और लायन वांगजी और लायन शिचैन है। अब आगे वी, जैसा जंचा ने कहा था वैसे ही रेस्ट करके सीधा जंचा और वेंचिंग के पास पहुंचा है, जिसे वेंचिंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब बोलते, अरे बाप रे बाप, इतनी बेचैनी। सचमुच में मान गई कि दो प्यार करने वाले ज़्यादा देर तक एक दूसरे से दूर रह नहीं पाते। इस बात पे जंचा बड़े प्यार से अपनी वाइफ के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, बिल्कुल, देखो ना, मैं भी तो तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाता। इस बात पे वेंचिंग गुस्से में अपनी कोनी जंचा के पेट में मारती है और उसे गुस्सा करते बोलती है, तुम तो रहने दो, रात भर बाहर रहते हो, मैं अगर फ़ोन ना करूँ तो तुम तो घर भी ना हो। बड़े आए मेरे को प्यार जताने वाले, इससे पहले मेरे हार्मोन्स मुझ पे अटैक करे अब मैं तुम पे अटैक करूं, इससे पहले तुम यहाँ से दूर चले जाओ। सॉरी विंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा सा अनईजी सा लग रहा है, इसलिए मैं घर पे रहूंगी। जंचा तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ देगा। ये बात बोलने के बाद वेंचिंग विंग जंचा और विंग को गुड बाय करके अपने रूम की तरफ चली जाती है। विंग अब हॉस्पिटल पहुँचता है तो देखते हैं वांगजी वहाँ रेस्ट कर रहा है। उसके बाद जंचा उसे वहीं से बाहर छोड़ के चला जाता है। अभी वांगजी के बिल्कुल सामने बैठा है और उसका फेस देख रहा है। थोड़ी देर में वांगजी तुरंत अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, बहुत देर से देख रहे हो, कुछ पूछोगे नहीं मुझसे? अचानक से विंग अपने आप को नॉर्मल कौन देख रहा है तुम्हें? मेरा वो लवर जो जब मैं बेहोश होता हूँ या सो रहा होता हूँ तब तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, पर जब मैं जग जाता हूँ या मेरे सामने बिल्कुल एक खूंखार जंगली बिल्ली बन जाता है। कौन होगा बिल्ली? मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ। हाँ, तुम बिल्ली थोड़ी हो, तुम तो प्यारे से क्यूट से बनी हो। ना जा, मैं कोई बनी भी नहीं हूँ। हाँ, ना तुम बनी हो ना तुम बिल्ली हो, तुम तो मेरे प्यारे से विंग हो। रंजा एकदम से विंग को इस बात पे ब्लश आ जाता है और उसके मुंह से इससे आगे कुछ निकल नहीं पाता। वांग जी विंग की तरफ देखता है और इशारे में उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। विंग जिससे थोड़ा दूर एक चेयर पे बैठा था वो ऐसे लगता है जैसे
जैसे कि वांगजी के चक्कर में हिप्नोटाइज हो गया। वो एकदम से वहाँ से खड़ा होकर वांगजी के बिल्कुल पास उसके बेड पे के पास आके खड़ा हो जाता है। अब वांगजी एकदम से विंग का हाथ पकड़ के उसे जोर से पुश करता है, जिससे विंग डिसबैलेंस होकर बिल्कुल वांगजी के ऊपर आ जाता है। वांगजी और विंग के फेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों बिल्कुल एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। वांगजी अब विंग के चेहरे पे हल्का सा टच करता है अपने हाथ और एकदम से बोलता है, बोलो ना विंग, वो बात है जो मैं बेहोश था तुम मुझसे बोल रहे थे, मैं अब वो अपने होश में, अपने पूरे होशो आवाज़ में वो बातें सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा वो प्यार जो तुम मुझे बेहोशी में एक्सप्रेस कर रहे थे, क्या तुम वो मुझे अब नहीं बताना चाहोगे? जिस बात से अभी थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, लेकिन वांगजी बिल्कुल भी आज इस मूड में नहीं है कि वो विंग को आराम से छोड़ दे, इसलिए अब वो अपने दूसरे हाथ से विंग के कमर को कस के पकड़ लेते हैं, जिससे विंग एकदम से अब वांगजी के बिल्कुल ऊपर है। अब वो एकदम से, लंजा ये तुम क्या करो, छोड़ो मुझे, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम घायल हो। मैं सिर्फ वही सुनना चाहता हूँ जो तुम कहोगे, बाकी कुछ महसूस नहीं हो रहा है मुझे, ना ये चोट ना कुछ और। बताओ मुझे विंग, क्या फील करते हो तुम मेरे लिए? जो तुमने सुना वही फील करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ लंजा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूँ। शायद जब से मुझे प्यार की समझ है मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं तुमसे दूर हो गया था, लेकिन मैं डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता के तुम्हारी नज़रों में अपने लिए नफ़रत ना देखूं। मुझे डर था लंजा कि कहीं मैं तुम्हें फीलिंग बताऊंगा तो तुम मुझसे नफ़रत ना करने लगो, इसलिए मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया कि तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। तुम मेरी दिल हो, धड़कन हो, जान हो, सब कुछ हो। जब से मुझे होश आया, चीज़ों की समझ आई, तब से इस दिल ने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है लंजा। इस बात पे वांगजी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत विंग के फेस को बिल्कुल अपने लिप्स के पास लाके अब बहुत ज़ोर से पैशनेटली विंग के लिप्स को सक करके किस करने लगता है। ये एक हंगर है, एक प्यार है। बहुत टाइम से विंग के मुँह से ये सुनने की बेचैनी है जो वो कब से अपने अंदर दबाया पड़ा था। उस फीलिंग्स को आज विंग भी उसी तरह से फील करता है कि जानने के बाद वो खुशी है। कहीं ना कहीं वांगजी अपनी किस से विंग को प्रूव करना चाहता है कि वो भी अपने लंजा को बहुत प्यार करता है। अब विंग और वांगजी जब बिल्कुल ब्रेथलेस हो जाते हैं, तब थोड़ा सा वांगजी विंग से दूर होता है और अपने माथे और विंग के माथे को एक दूसरे से टच करता है और बोलता है, मैं भी, तुम मेरी लाइफ की हैप्पीनेस हो विंग। तुम्हें पता है, शायद मेरी फैमिली के बाद, मेरी मदर और फादर के बाद, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं क्या बन जाता। मुझे फीलिंग्स का एहसास तुमने करना सिखाया, क्या होती है खुशी, क्या होते हैं इमोशंस, ये तुमने मुझे सिखाया विंग। तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम मुझसे दूर हो गए। जब तक मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, उससे पहले ही तुम मुझसे दूर हो गए विंग। मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुम करते हो उससे भी कहीं ज़्यादा। ये बोलने के बाद वांगजी अब विंग के माथे पे हल्की सी किस करते हैं। विंग की आंखों से लगातार आंसू आने लगते हैं। विंग जानता है कि उसका लंजा उसे प्यार करता है। ये जानने के बाद और अब ये चीज़ जिससे वो डर रहा था, उसके लंजा से दूर होने का डर, उसके लंजा को हमेशा सबके लिए गंवाने का डर, वो कहीं दूर हो चुका है। अब उसकी लाइफ में उसका लंजा है, लंजा का प्यार है। ये चीज़ विंग को बहुत इमोशनल फील करवाता है। कहीं ना कहीं विंग की आंखों से लगातार बहते हुए आंसू इस बात का प्रूव है कि आज वो दिल से खुश है। वो बर्डन, वो 12 साल का दर्द, वो 12 साल का परेशान पेन जो उसके अंदर था, वो इन आंसुओं से निकल के बाहर आ रहा है। ऐसा ही हाल कुछ लंजा का है। 12 साल से वो भी अपने विंग को प्यार करता था, उसके लिए वेट करता था। उसका विंग उसे इतना प्यार करता था, फिर भी उससे दूर था। वो चीज़ अब वांगजी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आती है। अब वांगजी थोड़ा विंग से दूर होता है और बोलता है, पर विंग, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते थे तो बिना मुझे अपनी फीलिंग को बताए तुम क्यों चले गए थे विंग? तुमने मुझसे कहा था जब मैं होश में आ जाऊँगा तो तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे। आज मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं अपने पास्ट के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या हुआ था उस दिन विंग, मैं सब जानना चाहता हूँ। अब विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो नहीं चाहता कि वो लानकुरन के बारे में अभी लंजा को कुछ बताए। ऑलरेडी इस केस की टेंशन है जो लंजा को परेशान कर रही है, और अब एकदम से अगर वो उसके अंकल के बारे में विंग को मतलब वांगजी को बता देगा
तो वांग जी का दिमाग और ज़्यादा अपसेट हो जाएगा। यही सोचिए विंग एकदम से वांग जी के चेहरे से अपने आप को हल्का सा दूर करता है और अब स्ट्रेट बैठ के अपने मतलब दोनों हाथों को क्रॉस बना के अपने चेस्ट की साइड एकदम से बोलता है, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये केस को सॉल्व करना होगा, ये तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। पहले तुम इस केस को सॉल्व करो। जिस दिन तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी के लिए तुम्हारा रेस्ट करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बोलने के बाद विंग वहाँ से उठ के जाने ही वाला था, लेकिन वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? क्यों? तुम रेस्ट करो ना, मैं आराम से वहाँ बैठूँगा। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग की इशारा करके अपने पास लेटने का इशारा करता है। लंजा, क्या? तुमने कहा रेस्ट करो तो मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास आओ, मुझे सबसे ज़्यादा शायद रेस्ट आज तुम्हारे इस बाहों में ही मिलेगा। क्या तुम मुझे मेरे साथ नहीं लेटना चाहोगे? प्लीज़ विंग मेरे पास आ जाओ। अब इस बात पे विंग कैसे अपने लंजा को मना कर सकता है, इसलिए वो तुरंत विंग के विंग वांग जी के पास उसी हॉस्पिटल बेड पे लेट जाता है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बेड तो नहीं है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि दो लोग ना लेट पाएँ, इसलिए वो दोनों बड़े आराम से उसमें लेटे हुए हैं। वांग जी कोई भी इंजरी मतलब डिस्टर्ब ना हो जाए, उसे और ज़्यादा विंग चोट ना पहुंचा दे, इसलिए विंग बहुत आराम से बहुत ध्यान से हर चीज़ कर रहा है। अपने हाथ मूव करना, आराम से करवट लेना, लेकिन हाँ वो वांग जी की आंखों में अपने लिए वो प्यार और रेगुलर उसके कंटिन्यूसली घूरना कि ये फील भी कर पा रहा है कि उसका लंजा उसे कितना प्यार करता है। अब वांग जी कि इस इंटेंस नज़रों को अपने ऊपर फील करते हुए विंग थोड़ा ब्लश करते होता है। लंजा, आंखें बंद करके रेस्ट होता है, आंखें खोल कर नहीं। चलो अपनी आइज़ क्लोज करो और थोड़ा रेस्ट कर लो। प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा बिल्कुल तुम्हारे पास में, पर प्लीज़ तुम आइज़ क्लोज करके सोने की कोशिश करो लंजा। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, ये चेहरा इसी मुझे जो कामनेस देता है, सुकून देता है, वो ये नींद भी नहीं दे पाती। लंजा, कहाँ से इतनी स्वीट स्वीट बातें करनी सीख ली तुमने? क्या मेरे पीछे तुमने किसी को डेट किया है क्या, जो तुम इतनी चीज़ी लाइनें बोलने लगे हो? इस बात पे वांग जी अपने चेहरे पे हल्का से हंसता है और बोलता है, सिर्फ विंग के अलावा मैंने कभी किसी को ना प्यार किया है और ना ही कभी किसी को डेट करूँगा। तुम ही हो मेरे फर्स्ट और लास्ट लव। इस बात पे विंग अब बहुत ज़ोर से स्माइल करता है, जैसे ये विंग की ये पूरी की पूरी मतलब अंदर की खुशी ये स्माइल शो कर रही हो, जिस चीज़ से वांग जी को भी खुशी होती है। अब वो वांग जी के बिल्कुल पास आके उसके हल्का सा गाल पे किस करता है और तुरंत बेड से उठ के बाहर की तरफ चला जाता है और गेट पे आके कहता है, तुम नहीं सोओगे जब तक मैं यहाँ रहूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब तुम रेस्ट करो, मैं 1 मिनट तुम्हारे डॉक्टर से बात करके आता हूँ। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत शाय और हैप्पी फील कर रहा था। वो इस समय यहाँ रहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो जल्दी से बाहर आता है और एक कॉर्नर में आके काफ़ी ब्लश करने लगता है। उसके मन में आज बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है, क्योंकि उसका लंजा उसे प्यार करता है, उसे कंफर्म कर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी उस रूम में, क्योंकि अभी वो घायल है तो विंग के पीछे जाके उसे पकड़ नहीं सकता था, वरना वो विंग को ऐसे जाने नहीं देता। इसलिए आराम से अपने बेड पे लेट के ऊपर सीलिंग को देखते हुए मन में खुश हो रहा था। थोड़ी देर पहले कैसे उसके विंग ने अपनी मन की फीलिंग्स उससे शेयर की, उस चीज़ से उसे भी बहुत खुशी मिली। ये दोनों आज अपने दिल से एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता के जो हैप्पी हैं, उस चीज़ को अभी शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज़ ये 12 साल से करना चाहते थे। हर एक दिन 12 साल से ये एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग और लोगों की प्लानिंग के कारण। जहाँ एक तरफ लान वांग जी था जो ये नहीं समझ पाया कि विंग उससे दूर क्यों गया, वहीं दूसरी तरफ विंग था जो अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं था। यही कारण था कि वो दोनों एक दूसरे से इतना दूर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विंग भी बहुत श्योर है और वांग जी भी बहुत श्योर है एक दूसरे को लेके, अपनी अपनी फीलिंग्स को लेके। जहाँ एक तरफ ये दोनों अपने प्यार में गुम है, वहीं दूसरी तरफ कोई है जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर है, जिसे पता चल भी जाता है कि उसके प्लान के अकॉर्डिंग अब लांग वांग जी और मो शुआन दोनों जिंदा हैं। उसे इस चीज़ की बहुत गुस्सा और खुंदस आती है। वहीं दूसरी तरफ से अब खुलेआम ये बात फैल गई है कि एक तरीके से एक सीरियल किलर है जो इस तरीके से मेल स्कॉट्स को टारगेट कर रहा है। अब कोई भी मेल स्कॉट
किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि जो इस टाइप के क्लब्स जहाँ पे इस टाइप के मेल एस्कॉर्ट काम करते हैं, उन क्लब्स की भी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। इन शॉर्ट अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, जिसके कारण अब उसको लिए शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसे इस चीज़ पे बहुत खुंदस आती है और उसे लगता है इसके पीछे 2 कल्प्रेट है। कल्प्रेट 1 मो शुआनु, जो उसके हाथ में उसका वो शिकार जिसके साथ वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया, जिसे वो मान नहीं पाया, और कल्प्रेट 2 यानी ऑफिसर लांग वांग जी, जो बीच में आकर उसका प्लान फ्लॉप कर गया। इन दोनों से उसे काफ़ी खुंदस और नफरत है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस समय उसके हॉस्पिटल के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। कोई भी स्टेप लेना या कुछ भी करने से वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता है। इसी कारण वो अभी शांत है। धीरे धीरे करीबन 20 दिन हो जाते हैं जब उस हादसे को है। इस 20 दिन में काफ़ी कुछ चेंज लग रहा है सोसाइटी के दौरान। अब लोग इस टाइप के लोगों को सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा चिंता है, क्योंकि इस 20 दिन में रोज़ मीडिया में उन लोगों की बातें बताई जा रही हैं, उन लोगों की जो मर चुके हैं, यानी वो 8 विक्टिम। किस तरीके से उन विक्टिम्स की फैमिलीज बहुत पुअर थी और मजबूरी में वो लोग ये काम कर रहे थे। किस तरीके से उनमें से कुछ लोगों के बड़े बड़े ड्रीम थे, लेकिन उससे पहले वो मर गए। अब लोगों को उन लोगों से सिंपैथी हो रही है। अब पब्लिक के इमोशंस भी इस केस से बहुत बुरी तरह से कनेक्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं अब पॉलिटिशियन हो या फिर बड़ी बड़ी पोजीशन के लोग हों, लाइक कमिश्नर और इस टाइप के लोग, वो लोग भी अब इस केस में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। पब्लिक का प्रेशर भी बढ़ रहा है कि क्यों सीरियल किलर को पकड़ा नहीं जा रहा, क्या एक और इंसान मर जाएगा तब पुलिस अपनी हरकतों में आएगी। इन शॉर्ट अब सबके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हर हालत में उस सीरियल किलर को पकड़ा जाए। चारों तरफ पुलिस सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पे चल रही है। छोटे छोटे से कहीं से भी कोई क्लू मिल रहे हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ तक कि अब पब्लिक भी पुलिस की हेल्प कर रही है। पहले शायद पब्लिक जिन हेल्प नहीं करती, अब बहुत सारे लोग खुद पुलिस स्टेशन में आके, क्योंकि अब विक्टिम्स की फ़ोटोज़ भी दिखाई गई हैं न्यूज़ मीडिया में और उन लोगों की इमोशनल स्टोरीज़ भी दिखाई गई है, तो कुछ लोग जिन्होंने शायद कभी उन्हें कुछ ऑब्ज़र्व किया था या कभी उनसे टकराए थे या कभी कोई उन्हें थोड़ा बहुत शक है कि कुछ चीज़ उन्होंने देखी है या उन्हें कुछ अनईज़ी सा लगा, वो लोग भी अब पुलिस हेडक्वार्टर्स या पुलिस स्टेशंस में जाके अपनी अपनी एक तरह से गवाही दे रहे हैं। एक तरीके से काफ़ी हद तक वैन के कॉमर रोहान के बेटों के नाम सामने आ रहे हैं। अब पुलिस के पास एक चश्मदीद गवाह भी आया है, यानी एक टैक्सी ड्राइवर जिसने मो शुआनु को उस दिन पिक करने के लिए हाथ दिया था। यानी मो शुआनु को जब वो उस मेंशन से निकल के पास के एक बस स्टॉप पे गया था, तब काफ़ी लेट होने की वजह से मो शुआनु ने हाथ दिया था कि तो यानी होता ना किसी टैक्सी ड्राइवर को हाथ देना ताकि टैक्सी रुक जाए, और वो टैक्सी ड्राइवर मो शुआनु के पास ही जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी सी कहते ना आलीशान कार उसके सामने आके रुक गई थी, जिसमें मो शुआनु बैठ गया था। उस कार की डिटेल अब दे दी गई है। उस एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए उन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस टैक्सी ड्राइवर की कार में कार कैम्प था। यानी काफ़ी सारी टैक्सीज़ में कंपनीज़ कार के अंदर कैमरा फिट करती है जो दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग करता है। जो अंदर बैठे होते हैं उन लोगों की भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, और जो लोग बाहर बाहर की तरफ उनके सामने या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उसके लिए, इंश्योरेंस के लिए कह दो या सेफ्टी के लिए कह दो, रिकॉर्डिंग्स उनके में रहती है उनके कार कैमरे में। और उस कैम में उस कार का नंबर भी रिकॉर्ड हुआ है, जो नंबर किसी और का नहीं बल्कि वैन रोहान के नाम पे आता है। इतनी बड़ी न्यूज़ मीडिया तक भी पहुंच जाती है। वैन रोहान पे लोग प्रेशर्स भी करने लगते हैं। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि वैन रोहान की खुद की गाड़ी इसमें इन्वॉल्व है, तो वैन रोहान कहीं वो सीरियल किलर या सीरियल किलर से मिला हुआ कल्प्रेट तो नहीं है।
एक अपोजिट पार्टी के को यानी पॉलिटिक्स में एक अपोजिट जो उनके होते हैं उन अपोजिट पार्टीज को ये एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है, यही कह दीजिए टॉपिक मिल जाता है, जिससे अब वैन रोहान की पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पोजीशन से हटाने की लोग अब प्रदर्शन निकाल रहे हैं वैन रोहान के अगेंस्ट में। वैन रोहान को प्रेशर करके अभी के रेजिग्नेशन भी देना पड़ता है। एक तरीके से वैन रोहान के लिए ये एक बहुत बड़ी हार थी। कई सालों से वो नॉन स्टॉप सारे इलेक्शंस जीत रहा था, तो इस तरीके से अपनी पोजीशन को छोड़ना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पूरी की पूरी पब्लिक और एक तरीके से वो सबूत जो अब पुलिस के पास है, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ ये सीरियल किलर कौन है, अब कहीं ना कहीं वैन रोहान भी चाहता है कि उसे पता चले, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई और है जो उसका नाम बदनाम कर रहा है। इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त यानी अभी के जो इन पूरी की पूरी पुलिस के हेड हैं यानी हमारे लैन कुरैन को स्पेशली मिलने के लिए बुलाया है। वहीं लैन कुरैन भी उससे मिलने के बाद अब गुस्से में अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है। वो लैन कुरैन मतलब अब अपने हेडक्वार्टर में आके जितने भी हेड ऑफिसर्स हैं उनकी स्पेशल मीटिंग रखते हैं, जिसका पार्ट कहीं ना कहीं अभी नी मिंजे हैं। वांगजी भी इसका पार्ट होना चाहिए था, लेकिन वो अभी एडमिट है, उसकी चोटें अभी तक अच्छे से भरे नहीं है, तो इसका पार्ट अभी नी मिंजे ही थे। नी मिंजे को जल्द से जल्द इस सीरियल किलर को पकड़ने के ऑर्डर दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सब लोगों का ध्यान उस सीरियल किलर इन सब चीज़ों पे हो जाता है, तो धीरे धीरे करके अब हॉस्पिटल से भी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। कहीं ना कहीं अब वांगजी भी काफ़ी तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं। इन कुछ टाइम में, इन 20 दिन में वांगजी और विंग का खूब प्यार चलता है। वांगजी विंग को बिल्कुल भी अपनी नज़रों से दूर करना नहीं चाहते। विंग भी ऑलमोस्ट अभी ज्वाइन की हुई ड्यूटी में कम ही जाता है, वो अधिकतर वांगजी का ध्यान ही रखता है। जैसे नी मिंजे को उस पर गुस्सा भी आता है, लेकिन शिचैन उन्हें संभाल लेते हैं ये बोल के कि कहीं ना कहीं वांगजी का ठीक होना जल्दी ज़रूरी है। वहीं नी मिंजे को भी अभी एज सच विंग की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, तो वो भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करते। इन शॉर्ट विंग बस सुबह और शाम को 2-3 घंटे ही हेडक्वार्टर जाता था, वरना वो पूरे टाइम हमेशा लांग वांगजी के साथ रहता था। वहीं दूसरी तरफ लांग वांगजी और कहीं विंग को अपने से दूर नहीं करना चाहता था, तो वो भी विंग को हमेशा अपने पास रखने के बहाने ढूंढता रहता था कि विंग मुझे दर्द हो रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। विंग मुझे रात में कभी कभी अनईजी सा फील होता है, लेकिन मैं उस समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो तुम मेरे पास रात में यहीं रुका करो। इस तरह की बातें विंग अच्छे से जानता है कि वांगजी उसे अपने पास रखने के बहाने ढूंढ रहा है, लेकिन वो खुद भी वांगजी के पास रहना चाहता था, इसलिए वो भी यहीं पे रहता है वांगजी के पास। यहीं इस हॉस्पिटल में एक तरीके से वांगजी और विंग का ये छोटा सा शेयरिंग रूम बन गया, जहाँ ये दोनों हमेशा एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, एक दूसरे की बाहों में, कभी एक दूसरे को माथे पे या स्मूच करते हुए पकड़े ही जाते हैं, जिनको देख के नर्स भी कभी कभी ब्लश करके भाग जाती हैं। पर इन दोनों का आशिकी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ विंग एज यूजुअल अपने 2-3 घंटे के लिए हेडक्वार्टर गया था। वहीं वांगजी भी अधिकतर विंग जब यहाँ नहीं होता तभी रेस्ट ज़्यादा लेता है, वरना जब विंग उसके पास होता है तब तो वो नॉन स्टॉप बस विंग को देखना और विंग को ऑब्जर्व करने के अलावा ज़्यादा रेस्ट करता नहीं है। इसलिए वो आँख बंद करके रेस्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा एटीज ही था। तभी सडनली उसे कुछ महसूस होता है, जैसे आज कोई और है जो उसके रूम में घुसा है। अधिकतर उसके रूम में नर्स और डॉक्टर जल्दी से एंट्री नहीं करते, कुछ लोग उससे डरते हैं उसकी आंखों से, और कुछ लोगों को पता है कि वो और विंग कभी भी किसी भी पोजीशन में मिल सकते हैं। ऑब्वियसली वो दोनों यहाँ सेक्स तो नहीं करते, बट ऑब्वियसली हग करना, किस करना, एक दूसरे को इंटीमेटली टच करते हुए मिल ही जाते हैं। तो इस वजह से वो लोग यहाँ पे आने से थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। लेकिन ये पर्सन अचानक से रूम में एंट्री कर रहा है। इसने अपने फेस को मास्क से कवर करा हुआ है और ये एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म में है। वांगजी एक पर्सन इस तरीके से उसके रूम में एंट्री करता है तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, इसलिए वो उस पर्सन के वेट करता है कि वो पर्सन क्या करेगा। वो पर्सन आके डायरेक्ट वांगजी की जो दवाई है होती है ना साथ में बोतल, उसमें 2-3 इंजेक्शन लगा के वहाँ से चला जाता है। वांगजी को ये चीज़ थोड़ी अनईजी सो लगी थी, लेकिन उसे लगा कि ये कोई डॉक्टर होगा,
और अपनी उसकी मेडिसिन को दे के चला गया है, इसलिए वो उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ी देर में उसे कुछ अनईजी सा महसूस होने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा शार्प पेन सा महसूस होता है उसके हार्ट के पास में। इतना ही नहीं, उसे ऑलमोस्ट जैसे चक्कर से भी फील होने लगते हैं। इसलिए वो तुरंत अपने बेड से रिंग करके एक होता ना असिस्टेंट या नर्स को लिए कॉल कर देता है, जिससे नर्स वहाँ पहुँचती है और वांगी तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। अचानक से वांगी की तबीयत जो बिल्कुल ठीक ही के कगार पे थी, ऑलमोस्ट उसके काफ़ी सारे घाव भर भी गए थे, आज वो इतना ज़्यादा अनईजी सा फील कर रहा है। डॉक्टर को बुला रहा है तो सारे डॉक्टर भी डर के वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं वो पर्सन अब दोबारा मोशवानी के रूम में जाने की कोशिश करता है। वो मोशवानी के ऊपर तकिए से मतलब किसी चीज़ से अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मोशवानी के रूम में एक डॉक्टर लैनहुई एंट्री कर देती है। लैनहुई को वहाँ देख के वो पर्सन जल्दी से उस विंडो से जंप मार देता है, क्योंकि लैनहुई ने कौन हो तुम करके बहुत ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इसलिए मजबूरी में उसे रूम से जंप मार के भागना पड़ा। इस समय वांगजी की वजह से वो गार्ड जो हमेशा मोशवानी के रूम के सामने रहते हैं, वो डर के वांगजी को देखने चले गए थे, क्योंकि वांगजी के रूम में अच्छा खासा शोर मच गया था। अचानक से वांगजी की बिगड़ी हुई तबीयत के कारण जब विंग वहाँ पहुँचा तो उसे भी पता चला कि वांगजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तुरंत वांगजी को दोबारा से मतलब एक तरह से चेक किया गया। उसे किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन दे दिया था, इसी कारण उसने सही टाइम पे वांगजी के रिएक्शन के कारण पॉइजन का एंटीडोज तो दे दिया है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, मतलब डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना फ़र्क तो पड़ा है कि जो वांगी कुछ दिनों में यहाँ से फ्री होने वाला था, यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, अब उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रख दिया गया है, उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। वांगी की अभी बहुत बुरी हालत है, उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पे रखा गया है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए उसके फेस को पे अब बहुत बड़ा ऑक्सीजन मार्क्स है। वहीं दूसरी तरफ नीमिंजे शिचैन भी यहाँ ये न्यूज़ के बाद दौड़ के आते हैं। विंग भी बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे लगा था कि उससे कुछ घंटे वांगजी से दूर रहने का ये रीज़न हो जाएगा, तो वो शायद वांगजी को छोड़ के जाता भी नहीं। दूसरी तरफ से लैनहुई ने भी स्टेटमेंट दिया कि एक पर्सन इस हाइट का, इस मतलब उसने इससे शक्ल तो देखी नहीं, लेकिन पीछे से कितनी हाइट का था, कैसा दिखने में था, कैसे उसकी फिज़िक्स थी, वो सब बता देने के लिए उसने अपने पुलिस में स्टेटमेंट दे दिया। लैनहुई ने जब दिन से अब वो मोशवानी इस हॉस्पिटल में आया, वो हमेशा मोशवानी के कैबिन का बहुत ध्यान रखती थी। वो हमेशा मोशवानी के वार्ड्स में जाती है और मोशवानी के साथ घंटों तक बैठ के उसका ध्यान रखती है। लैनहुई अब मोशवानी को इस हालत के लिए अपने आप को गिल्टी मानती है। वो जब मोशवानी होश में आएगा तो उससे माफ़ी मांगना चाहती है, इसी कारण वो वहाँ पे हर बार की तरह इस बार भी गई थी और लकीली उसने मोशवानी को बचा दिया। पर इस चीज़ से पता चल गया कि वो सीरियल किलर के नज़रों में इस समय वांगजी और मोशवानी का ज़िंदा होना बहुत बड़ी मुसीबत है। कहीं ना कहीं उस सीरियल किलर का वांगजी को मारने की ये जो हरकत करी है, उसे विंग भी बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान उस कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, जब अब विंग अपने ऊपर कंट्रोल ना करके नीमिंजे के सामने खड़ा है और बोलता है, कब तक हम ऐसे ही बस सबूत ढूंढते रहेंगे? हमें पता है कहीं ना कहीं वो वैनवाहन के उन दोनों बेटों में से एक है, तो हम क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट कर रहे? क्या वो फिर से एक इंसान की जान ले लेंगे तब हम कुछ करेंगे? क्यों आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हो ऑफिसर नीमिंजे? आपको पता है आज अगर वांगजी सही टाइम पे एक्टिवली अपना दिमाग नहीं चलाता तो आज हम हमेशा के लिए हमारे लंजा को खो देते। आपको पता है मेरे लंजा की क्या हालत है, कितनी मुश्किल से वो ठीक हुआ था और अब फिर से वो आईसीयू में पहुंच गया। हम क्या कर रहे हैं? हम इतनी बड़ी टीम के साथ हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विंग आज गुस्से में परेशान होकर नीमिंजे से इस तरह से बात कर रहा है। और आज का पार्ट ही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है क्या करेंगे नीमिंजे और विंग अब मिलकर? उसके लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।